वंस अगेन, क्या हालचाल, एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस, गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, आपके गप्पू भैया आए हैं। और उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड वाली मॉर्निंग, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को राधे राधे। और एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लिख देंगे हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। आ जाओ भाई मेरे प्यारे प्यारे बेटूस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ, आइए मेहरबान। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर बेसिकली 5 नंबर कवर करेगा आपके एग्जाम में, 5 से 8 नंबर। दिसंबर 2023 में आया था क्वेश्चन, जून में भी आया था। बट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अभी कैश फ्लो को स्टार्ट नहीं करूं। आज की क्लास में तुम्हारा भाई पहले कैश फ्लो को स्टार्ट नहीं करेगा। आज की क्लास में पहले तुम्हारा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दिसंबर 2024 में जो क्वेश्चन आया था, जो मेरे मोस्टली बच्चों को दिक्कत दिया है, पहले वो समझाऊंगा। उसके बाद सारे फॉर्मूले एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यार तुम्हें मैं कहता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, सिर्फ नाम का भाई हूं। तुम्हें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, मैं किस लिए हूं, मुझे बताया करो ना। कुछ बच्चों ने बताया, कुछ बच्चे मुझसे डर रहे हैं, सर क्या कहेंगे। ये जो कनेक्टिविटी है हमारी, ये सिर्फ एक बैच की है क्या? बैच खत्म, कनेक्टिविटी खत्म? नहीं बेटू, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। गलती से एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आ गया तो मेरे बेटूस क्या करेंगे? तो यार देखो भाई, इसलिए नहीं है, कोर्स में अपने हाथ में होता रहेगा। ये चैप्टर मैं अच्छे से करवा दूंगा, लेकिन पिछला चैप्टर के कुछ दिक्कत आ रही है, उससे भी तो सॉल्व कराओ सर। चलो, सबसे याद रखे, कैसी भी परेशानी बिंदास, भाई खड़ा है तुम्हारे सामने, तुम्हें बोलने का कि सर ये क्वेश्चन किया था, ऐसी दिक्कत आ रही, बताया करो यार, है ना तुम्हारा भाई। कुछ बच्चों ने मुझे बताया और कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, हम क्वेश्चन, एटलीस्ट उन्होंने क्वेश्चन करा, तभी तो मालूम पड़ा ना उन्हें दिक्कत आ रही है। ठीक है ना बेटे, लव यू बच्चों। ठीक है, तो नया चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, मतलब आज ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले पूरा रिवीजन जो दिसंबर वाला क्वेश्चन आया था उसको करते हैं। फिर सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा मैं आपके साथ साथ रिवाइज करवा दूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा दोबारा कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका अच्छे से हो जाएगा, और हाँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, लव यू बच्चों। ये प्यार भरी दास्तां सिर्फ हम और तुम्हारे बीच में ही है। ठीक है, कहाँ है भाई? ये रहा। देखो यही क्वेश्चन था, एक बार टैली कर लो यार, यही क्वेश्चन था, कोई और क्वेश्चन तो नहीं छाप दिया। ये क्वेश्चन है बेटा दिसंबर 2024 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी अभी आया है, इसी दिसंबर 2024 में आया है ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, दिसंबर 2024 में ये क्वेश्चन आपका आया है। अब इस क्वेश्चन को जरा हम पढ़ते हैं आराम से। ठीक है, बड़ी आराम से, बड़ा ही टाइम लेके इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन लास्ट में जरूर पूछूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अब रौला कर देंगे या नहीं कर देंगे। ठीक है, कोमल is the third generation businesswoman in the dairy business Bharat Ghee and Company. The business is run under the brand Pure Ghee. The company prepares milk-based product and is known for good quality in the market. The sales are made through self-owned stores, other retailers at location where self-owned stores are not present, and online. क्या कहा गया? आपसे कहा गया कि एक बिजनेस है, किस चीज का? डेयरी बिजनेस है, जहां पर मिल्क के बेस पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं।
मिल्क के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कोमल बहुत नाला, क्यों नहीं कोमल, नाम की कोमल हो, हमारे बच्चों का तुमने जीना दुश्वार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। The business is run by Komal's family on a strategic and operational business. However, now the business is growing at a rapid pace. There is a need to get in professional management to run the business. Bharat Key and Company hire a new CEO, गरिमा। अच्छा, गरिमा को इसलिए क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि गरिमा को सीईओ बना दिया है। ओम्पो, तो गरिमा जी को सीईओ अपॉइंट किया है कंपनी ने। Who has 3 decades, ओ भाई साहब बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास डेयरी इंडस्ट्री का। कोमल will now be executive chairman and provide a guiding role in the business. The first task that Garima has on hand is to identify issues that are hindering business को। सबसे पहला काम है गरिमा जी का कि गरिमा जी ये देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस की ग्रोथ है वो किस वजह से रुक रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कोमल आस्क गरिमा टू लिस्ट मेजर कंसर्न दैट द बिजनेस इज फेसिंग। कोमल ने कहा गरिमा से कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं उनको जरा लिस्ट आउट करो। लोअर मार्जिन वेयर सेल्स आर मेड थ्रू अदर रिटेलर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर चार्जिंग अ बिग कमीशन फॉर मेकिंग सेल्स। भाई हमें फायदा नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम अपना जो सामान है वो रिटेलर को बेच रहे हैं और रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है। हम अपना सामान ऑनलाइन बेच रहे हैं और ऑनलाइन वाले कमीशन ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, हाई चांस ऑफ स्पॉइलेज ड्यू टू पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल नेचर क्या होता है, जल्दी से यूज करना पड़ेगा, जल्दी खत्म करना पड़ेगा। कैपेसिटी इंक्रीज में बी नेसेसिटी, हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में कुछ चीजें दे रखी हैं जो आपके काम की हैं, वन बाय वन समझते हैं। गरिमा रिक्वेस्ट द अकाउंट्स हेड नैना फॉर की फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ भारत एंड कंपनी। नैना प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स टू गरिमा। गरिमा जी ने कहा कि भाई साहब मुझे आपकी कंपनी की कुछ फाइनेंशियल चीजें देखनी है और मुझे चीजें दो। ठीक है, अब जो नैना जी है उन्होंने ये सारी चीजें प्रोवाइड करी है। देखिए, सबसे पहला क्रेडिट रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू। बेटा जी, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स। ये आपको क्रेडिट सेल्स दे रखी है और ये आपको कैश सेल्स दे रखी है। उड़ी बाबा, ये शायद 80 करोड़ है, 80 करोड़ है ना, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, हाँ 80 करोड़। क्रेडिट सेल्स आपको कितनी दे रखी है, 80 करोड़ रुपए की। आप यहां लिख लीजिए 80 करोड़। आपसे कह रहा है कैश रेवेन्यू 20% ऑफ टोटल सेल्स। ओ हो, क्या हो गया यहां, आपने देखा सेल्स के दो पार्ट होते हैं, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। और क्वेश्चन में कहा गया कि जो कैश सेल्स है वो टोटल सेल्स का 20%। अगर 100% सेल्स है और 20% कैश सेल्स है तो मुझे बताओ ये क्रेडिट सेल्स कितना होगा, ये क्रेडिट सेल्स कितना होगा किसी चीज का। अगर 20% कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा, 80% होगा। राज जी, रतुल जी, मानव जी एकदम गलत बोल रहे हैं भाई, लॉजिक नहीं समझ रहे हैं। मालिनी, विशेष गलत, कोयल गलत, गरिमा सही बोल रही है, प्रियांशी गलत, पीयूष सही बोल रहे हैं, कुछ सही बोल रहे हैं, ज्योति, कृष्ण, वेरी गुड। बेटा जी साफ साफ कहा गया कि अगर टोटल सेल्स इज इक्वल टू 100%, ठीक है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। टोटल सेल्स 100 है, क्रेडिट सेल्स आपको पता नहीं है और कैश सेल्स है 20, तो यहां पर जाएगा तो क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा, 80%। क्रेडिट सेल्स कितना आ गया, 80%। तो 80 करोड़ किसी चीज का 80% है तो 100% कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। 80 करोड़
अपॉन 80 इंटू 100। तो बेटा जी टोटल सेल्स कितनी आ गई? 100 करोड़। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे प्यारे बच्चों को दिक्कत तो नहीं है? टोटल सेल्स कितनी आ गई? 100 करोड़। टोटल सेल्स कितनी आ गई? 100 करोड़। ओके सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैश सेल्स कितना है? 20 करोड़। कैश सेल्स कितना है? 20 करोड़। गुड टू गो है बेटा? यस। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखा है 30%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखा है 30%। यानी कि जब हमने सामान को 100 करोड़ में बेचा तो इसमें 30% का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। 100 करोड़ का 30% कितना होता है? 30 करोड़। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा? 70 करोड़। ठीक है। उसके बाद आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं भाई साहब, बड़े भयंकर, शायद 10 करोड़ है ये भी। 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10, हाँ 10 करोड़ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टैक्स की रेट 25% है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट 12% है और इंटरेस्ट है 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10, 12 करोड़। 12 करोड़। ओ माय गॉड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपके ऊपर आ गया। क्या पूछूं? यस सर पूछूं। आपने कर्जा लिया है, यानी कि आपने डेप्ट लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो 12% की, और आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रखा है 12 करोड़। किसी चीज का आपने कर्जा ले रखा है और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो 12% के हिसाब से 12 करोड़। तो 100% कितना हो जाएगा? 100 करोड़। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? डेप्ट कितना हो गया? 100 करोड़। यहां तक ओके है? मैंने कैसे वैल्यू निकाली? यहां तक सब क्लियर है? थम्स अप कर देंगे एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। कैसे मैंने सेल्स निकाली, कैसे मैंने सीओजीएस निकाला, कैसे मैंने डेप्ट निकाला, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लियर है? गुड टू गो है? गुड टू गो बच्चा, एक बार थम्स अप कर देंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे। ओके। अब आपसे कह रहा है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 2:1। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1। तो डेप्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्ट अपॉन इक्विटी, और ये 2:1, यानी कि डेप्ट इक्विटी का 2 गुना है। जो डेप्ट है वो इक्विटी का 2 गुना है। अरे नालायकों, देखो मेरी बात। आपसे कह रहा है कि आपने किसी से कर्जा ले रखा है, डेप्ट ले रखा है, और उस डेप्ट का अमाउंट नहीं दिया, लेकिन इस डेप्ट पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो 12%। ठीक है। और इसकी इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको दे रखा है 12 करोड़। कितना? 12 करोड़। तो अगर मुझे 100% निकालना है तो क्या करूंगा? 12 करोड़ किसी चीज का 12% है, तो 100% निकालने के लिए डेप्ट कितना आ गया बेटू? 100 करोड़। अब आपका जो डेप्ट है वो 100 करोड़ आया है, और आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 है। यानी कि जो डेप्ट है वो इक्विटी का 2 गुना है। तो जब 2 गुना 100 है तो 1 गुना क्या हो गया? 50 हो गया। यानी कि डेप्ट 100 करोड़ है और इक्विटी 50 करोड़ है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे सर क्लियर। यहां तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? हर चीज समझ में आ गई? कैसी चीज मैंने क्या निकाला, कैसे निकाला? क्लियर बाबू? क्लियर सबको अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है गरिमा डज सम क्विक कैलकुलेशन टू डिराइव रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा जी रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। अगर आपको ड्यू पॉइंट एनालिसिस नहीं बोला है
और ड्यू पॉइंट एनालिसिस बोला है तो आपको मैंने बताया था नेट प्रॉफिट, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लेवरेज। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल। ये दो फॉर्मूले हैं, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, गरिमा हैज मेड अ बिजनेस प्लान टू चेंज द स्ट्रेटेजी टू डिक्रीज डिपेंडेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स। द न्यू प्लान रिकमेंड्स क्रिएशन ऑफ infrastructure to enable sales at location which are serviced by channel partner. A new strategic business unit is to be created. अब भैया गरिमा जी कह रही हैं कि हम अपना एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बताएंगे जिसमें हम ये नए ट्रक्स, ऑफिस प्रेमिसेस, फर्नीचर एंड कंप्यूटर, इन सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम अपनी एक नई यूनिट को ओपन करने की सोच रहे हैं। मुझे बताओ कितना पैसा और चाहिए? कितना पैसा और चाहिए? 15 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़, यानी टोटल पैसा आपको और कितना चाहिए? 24 करोड़ रुपए का। एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के लिए और कितना पैसा चाहिए? 24 करोड़ चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई मेन कहानी। नहीं, अभी मेन नहीं आई, अभी और नौटंकी है ये। ऑफर मेंशन, यानी ऊपर जो कहा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सेटअप यूजिंग डेब्ट एंड इक्विटी इन द रेशियो 2:1। यानी कि क्या कहा गया? आपसे कहा गया ये जो 24 करोड़ रुपए आपको चाहिए ये आप 2:1 में लेके आओगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो अगर मैं 24 करोड़ रुपए डेब्ट और इक्विटी 2:1 की फॉर्म में लेके आऊंगा तो कितना डेब्ट होगा और कितना इक्विटी होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना डेब्ट होगा और कितना इक्विटी होगा? सर बता सकते हैं। 24 करोड़ इंटू 2/3 यानी 60 करोड़ का डेब्ट होगा और 8 करोड़ का इक्विटी हो गया। 16 करोड़ का डेब्ट हो गया और 8 करोड़ का इक्विटी हो गया। वेरी वेरी गुड, बच्चों ने भी सही जवाब दिया। ये वाला हो गया। द न्यू डेब्ट विल बी रेज्ड एट अ रेट ऑफ 14%। जो नया कर्जा लिया ना आपने 16 करोड़ का, इस पर जो इंटरेस्ट है वो 14% लगेगी, ठीक है। उसके बाद द एवरेज डेप्रीशिएशन विल बी 30%। सर एवरेज डेप्रीशिएशन का मतलब ये सब आपकी एसेट्स ही तो हैं, इन सबको मिलाकर जो डेप लगेगा वो लगेगा 30% का, ठीक है। उसके बाद द अबव इन्वेस्टमेंट एंड रेजिंग ऑफ डेट विल बी डन ऑन 8 अक्टूबर। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका ये सारे काम किए गए हैं ये 1 अक्टूबर को करा गया है और आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है, ठीक है। द एवरेज रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द न्यू बिजनेस विल बी 10 करोड़ 80 लाख। The receivable turnover days will be 45 days. Assume 180 days to calculate receivable turnover ratio. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एवरेज रिसीवेबल दे रखा है लास्ट में 10 करोड़ 80 लाख, ठीक। द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो विल बी 45 days और एज्यूम करना है 180 डेज टू कैलकुलेट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बता सकते हैं? क्या आप मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बता सकते हैं? क्या आप मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बता सकते हैं? कितने बच्चे ऐसे मेरे प्यारे जो मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बताएंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बताएंगे आप लोग? बताइए।
वेरी गुड राज, वेरी गुड गरिमा, वेरी गुड साहिबा। 365 अपॉन जो आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आया। यस सर, लेकिन यहां पर मैं नई सेल्स निकालूंगा। नई सेल्स निकालने के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? डेटर टर्नओवर इनटू 365 डेज अपॉन करता था, लेकिन यहां पर मुझसे क्या बोला है? 180 डेज लेने के लिए बोला है। 180 डेज और रिसीवेबल है 45। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। इस फॉर्मूले को लगाकर मैं सेल्स को कैलकुलेट करूंगा। इस फॉर्मूले को लगाकर मैं सेल्स को कैलकुलेट करूंगा। तो देखो कैसे आएगा। ये था मेरा 10 करोड़ 80 लाख इंटू 180 डिवाइडेड बाई 45। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे नई सेल्स बता सकते हो कितनी आएगी? न्यू सेल्स कितनी हो जाएगी? न्यू सेल्स कितनी हो जाएगी? न्यू सेल्स कितनी हो जाएगी बेटा? सर न्यू सेल्स हो जाएगी 45 बन जा, 45 4 जा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 43.2 होगा क्या बेटा? 43.2 करोड़, 43.2 करोड़ होगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ये है, ये है, ठीक है। अभी तक सब क्लियर चल रहा है? किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक सब अच्छा चल रहा है बेटू? क्लियर चल रहा है? गुड टू गो है? मेरे समझाने के बाद भी मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, होमवर्क में दूंगा ये क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है मेन कहानी। भैया देखो, जरूरी क्यों था करवाना? क्योंकि 15 नंबर में आया है। निशांत जी कह रहे हैं सर सेल्स क्यों निकाल रहे हैं? बेटा जी, हम सेल्स इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम नया प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो वहां पर जरूरत पड़ेगी। आपको एवरेज रिसीवेबल दे रखा है एट द एंड 10 करोड़ 80 लाख, और इसको आप कवर कर पा रहे हो 45 डेज में, और आपको 180 डेज के हिसाब से चलना है। अब देखो क्या प्रॉफिट मार्जिन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे फॉर्मूला बताएंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला बताएंगे सर। नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू करना है। नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू इनटू 100। अक्षरा जी कह रहे हैं सर 15 क्यों, 40 का तो आना चाहिए था। अरे चलिए, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू इनटू 100। गॉट इट? यस सर। अब मुझे यहां पर नेट प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले सेल्स। सेल्स कितना था? शुरुआत वाला, अभी चेंज वाला नहीं, अभी जो एग्जिस्टिंग करेंट है उसका कितना था सेल्स? सर सेल्स था 100 करोड़ रुपए, ठीक है? तो सेल्स आ गया 100 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपसे कहा गया था कि 30% का क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 100 करोड़ का 30%, 30 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 70 करोड़, और ये आ गया 30 करोड़, और ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? यस सर। अब मैं इसमें से जो भी मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं उनको माइनस कर दूंगा। क्या थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस?
ये रहे 10 करोड़ के मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, 10 करोड़ के मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसको मैं माइनस करूंगा, 20 करोड़ आ गया। ये आ गया ईबीआईटी, ये आ गया मेरे पास ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। अब इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, इंटरेस्ट थी 12 करोड़, कितना बचेगा 8 करोड़। ये क्या आ गया बेटा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स कितना था, टैक्स था 25%, 8 करोड़ का 25% 2 करोड़ हो जाएगा, माइनस टैक्स 2 करोड़, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, या फिर आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट, वो कितना है सर, ग्रॉस प्रॉफिट 2 दे रखे हैं, कौन सा लिया आपने गरिमा जी, जो 2 दे रखे हैं, एक पुराना वाला है और एक नया वाला है। अभी हम हर चीज पुराने के हिसाब से कर रहे हैं, बाद में नए के हिसाब से करेंगे, ठीक है। चलिए बाबू, पहले ये देखिए, यहां तक सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर है, थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अभी मौजूद हैं क्लास में और क्लियर है सबको। अब तब तक मैं निकाल देता हूं नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट कितना 6 करोड़, टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ इनटू 100, तो भाई साहब नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया 6%, नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया 6%। और क्या निकालना है बाबू, सर और निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी का, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बताओ बेटा। सर रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 6 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 6 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 6 करोड़, ठीक है। आपने शुरुआत में देखा था डेब्ट कितना था बेटा 100 करोड़ का, और इक्विटी कितनी थी बेटा 50 करोड़। और अगर मैं आपसे कहूं टोटल कैपिटल कितना हो गया 150 करोड़, टोटल कैपिटल कितना हो गया बेटू 150 करोड़, गॉट इट, यस सर। चलिए तो मुझे बताओ डिवाइड में किस अमाउंट से करूंगा, डिवाइड में किस अमाउंट से करूंगा, इक्विटी क्या है 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 2, तो ये आ गया 12। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ गया बेटा 12%। यहां तक क्लियर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, रौला है यहां तक, रौला है यहां तक बेटू अच्छे से, ओके। और क्या निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था 20 करोड़, टोटल कैपिटल कितना था 150 करोड़ मल्टीप्लाई 100, 0 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यंत्र उठा लूं मैं अपना, चल 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया आपका 13.3%। यहां तक देख लो बेटा, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर यहां तक। साहिल जी कह रहे हैं 150 करोड़ कहां से आया, साहिल जी डेप्ट हमने लिया है 100 करोड़ का और इक्विटी है 50 करोड़ की, तो अगर आपसे कोई टोटल कैपिटल पूछेगा
तो दोनों को जोड़ देंगे 150 करोड़। अच्छे से देख लो पहले आप लोग, चाहे आपका नेट प्रॉफिट हो या आपकी कोई और कैलकुलेशन हो, क्लियर है सब आपको अच्छे से? क्लियर है बाबू अच्छे से? कैसे निकाला मैंने नेट प्रॉफिट, कैसे निकाला रिटर्न ऑन इक्विटी, कैसे निकाला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? क्लियर है बच्चों अच्छे से? आगे देखते हैं बाबू। 5 नंबर पक्के हो गए भाई साहब, 5 नंबर पक्के हो गए, मुबारक हो, 5 नंबर आपकी जेब में आ गए। आगे आपसे क्या कह रहा है, अगर इफ डेप्ट इज पेड ऑफ यूजिंग फ्रेश इक्विटी व्हाट विल बी न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एज्यूम डेप्ट इज रीपेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कमेंट ऑन चेंज इन रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या कह रहा है आपसे मालूम? आपसे क्या कह रहा है गरिमा जी? हाफ आवर में क्वेश्चन इसलिए हो रहा है कि मैं आपको समझा के कर रहा हूं। अगर आप अपने आप करोगे, ठीक है, अगर आप अपने आप करोगे तो और जल्दी हो जाए, ठीक है? हाँ जी। तो देखो बेटा आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ये जो डेप्ट है ना 100 करोड़ का, ये हमने पूरा का पूरा पेड कर दिया। और किससे पेड करा? नए शेयर्स को इशू करके। यानी कि जो मेरा डेप्ट था पहले 100 करोड़ का, वो जीरो हो गया, क्योंकि मैंने सारा का सारा पेड कर दिया। और किससे पेड किया? नए शेयर्स को इशू करके। तो अब पहले इक्विटी कितना था? 50, और अब 100 करोड़ और जुड़ गया, तो अब इक्विटी कितना हो गया? 150। 150 करोड़। दोबारा समझना क्या हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हुआ हमारे पास जो डेप्ट था 100 करोड़ का, इस डेप्ट को आपने नई इक्विटी को इशू करके, नए शेयर्स को इशू करके किया। तो नए शेयर कितने के करने पड़ेंगे? 100 करोड़ के। डेप्ट हो गया नील और इक्विटी 100 करोड़ से और बढ़ गई, यानी कि 150 करोड़। यहां तक क्लियर बाबू सभी के अच्छे से? यहां तक अब ओके है? यस सर। अब आपसे कह रहा है ऐसा होने के बाद दोबारा बताओ नेट प्रॉफिट क्या होगा और रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा है ना? हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा? तो देखो यहां तक तो कहानी सेम चलेगी, बस अब इंटरेस्ट नहीं देना आपको, क्योंकि आपका जो डेप्ट है वो नील है और आपने शुरुआत में ही पैसा दे दिया है। तो अब यहां से आपको इंटरेस्ट कुछ देना ही नहीं है, तो आपका टैक्स माइनस होगा सीधे सीधे 25%। तो 20 का 25% 5 हो गया, यानी कि अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 15 करोड़ का। अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 15 करोड़ का। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटू? विशेष बेटा इस तरीके से इतनी मेहनत करके क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आपको दुआ करनी चाहिए आ जाए क्वेश्चन, नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। चलिए, तो अब आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 करोड़। तो अब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे 15 अपॉन 100 इंटू 100, 15%। पहले नेट प्रॉफिट कितना था? 6%। अब कितना हो गया? 15%। पहले नेट प्रॉफिट कितना था? 6%। अब कितना हो गया? 15%। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कहां गई इक्विटी, 150 इंटू 100, 0 10%। तो देखो बेटा, देखो बेटा आपसे क्या कह रहा है, पहले नेट प्रॉफिट 6% था, अब हो गया 15%, लेकिन पहले रिटर्न ऑन इक्विटी था 12%, अब हो गया 10%। कम क्यों हुआ सर? क्योंकि आपने डेप्ट ही नहीं लिया। डेप्ट नहीं लोगे तो टैक्स की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती, ठीक है?
चलो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। भैया 10 नंबर आ गए आपके, मुबारक हो, 10 नंबर आए हैं। लास्ट कह रहा है प्रिपेयर द प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द न्यू बिजनेस यूनिट, यानी कि जो नए बिजनेस यूनिट की आपसे बात कही जा रही थी ना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ बेटा। तो अब देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सेल्स कितनी निकाली थी बेटा? 43.2 करोड़। कितनी निकाली थी? 43.2 करोड़। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया था नए के हिसाब से आपको? ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया था? 20%। 20%। तो 43.2 करोड़ का 20% 8.64। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 8.64। तो 43.2 माइनस 8.64, तो ये आ गया 34.5। ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब मैं न्यू बना रहा हूं, न्यू, एकदम फ्रेश, नई एकदम अभी की। ठीक है, तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, सीओजीएस आ गया। ओके सर, अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखे हैं? आपको क्वेश्चन में दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस अदर देन डेप्रीशिएशन विल बी 2 करोड़। 2 करोड़ ना, 1 10 100 10 लाख 10 करोड़, हाँ 2 करोड़ के इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, माइनस कर दो 6.64। लेकिन बेटा जी आपसे क्या कहा गया मालूम? आपसे कहा गया कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इसमें डेप्रीशिएशन शामिल नहीं है, डेप्रीशिएशन अलग से पे करनी पड़ेगी। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसमें डेप्रीशिएशन शामिल नहीं है, डेप्रीशिएशन अलग से पे करना पड़ेगा। तो डेप कितना है बेटा? 30%। 24 करोड़ का 30% कितना आएगा? 7.2 आएगा। 24 करोड़ का 30% डेप कितना आएगा? 7.2। लेकिन सर ये पूरे साल का है, आपने ये चीजें कब करी हैं? 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इसका आधा कर दो, यानी कि डेप कितना लगेगा? 3.6 माइनस डेप्रीशिएशन 3.6, तो 6.64 माइनस 3.6, तो ये आ गया 3.04। बेटा ये क्या निकल के आया? अब ईबीआईटी। ये क्या निकल के आया? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। गॉट इट? यस सर। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो नया कर्जा लिया है उस पर जो इंटरेस्ट है वो 14% है। नया कर्जा कितना लिया? 16 करोड़ रुपए। 16 करोड़ का इंटरेस्ट है 14%, तो ये हो गया 2.24। लेकिन ये पूरे साल का है, 6 महीने का कितना आ जाएगा? 1.12। 1.12 1.12, तो ये आपका 3.04 माइनस 1.12, तो ये हो गया 1.92। अब माइनस करो टैक्स। अब टैक्स माइनस करो। टैक्स कितना था? 25%। तो 1.92 का 25% 0.48, तो ये हो गया 1.44। ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पूरा कंप्लीट बेटू जी आपका। ठीक है, गॉट इट? तो ये पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन था बेटा जो आपके एग्जाम में आया था।
ये मैंने आपको पूरा करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि उसमें एक नई चीज मुझे देखने को मिली जो मैंने लाइव में थोड़ी इग्नोर भी कर दी थी। देखो ये क्वेश्चन भी इसी साल का है और 3 नंबर में आया था, ठीक है। देखो बेटा, इसमें आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन लेना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स दे रखा है 17 लाख का, सीओजीएस दे रखा है आपको 10 लाख का। तो कितना बचा बेटा आपका ये 10 लाख, सॉरी 7 लाख बचेगा, 7 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सर वो सी पार्ट प्रोजेक्ट गरिमा बेटा, जो मैंने अभी ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस बनाया था ना, वही सी पार्ट था, ठीक है। 7 लाख हो गया। उसके बाद आपके खर्चे दे रखे हैं, तीनों को लेस कर दो, 5 लाख। 5 लाख कितना है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना बचा 2 लाख। इस 2 लाख में से इंटरेस्ट माइनस कर दो 50,000, कितना आ गया 1,50,000। अब इस 1,50,000 में इनकम दे रखा है, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1,95,000 और टैक्स 30%। भूल जा, टैक्स 30%, तो 58,500 इसको माइनस करेंगे। 1,95,000 माइनस 58,500, ये आ गया 1,36,500 नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू। ध्यान रखना टोटल रेवेन्यू, तो एक रेवेन्यू ये रहा और अदर इनकम को ऐड करके, यानी कि 17,45,000, 17,45,000 इंटू 100। भूमि जी का शायद डाउट था, भूमि जी यहां मौजूद हो आप, उसमें मैंने सेल्स ले लिया था, लेकिन आईसीएसआई कह रहा है टोटल रेवेन्यू, तो आप टोटल रेवेन्यू ही लेंगे, उसी में आ जाता है ये बेटा। भूमि बेटू का डाउट था ये, एक 36,500 डिवाइडेड बाई 1745,000 इंटू 100, ये आपका आ गया 7.82, 7.82, और ये क्वेश्चन भी हो गया। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट से एक बार पूरा एक बार कैलकुलेट करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला बताओ, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ, वेरी गुड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इंटरेस्ट कवर रेशियो का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताओ, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू इनटू 100। अगर ड्यू पॉइंट एनालिसिस से रिटर्न ऑन इक्विटी निकलवाएगा तो कौन कौन सी 3 चीजें ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अपर्णा जी कह रही है 17,45,000 कहां से आया। अपर्णा जी ये सेल्स और अदर इनकम को ऐड करके बेटा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताओ, अब धुआं काट दोगे अच्छे से इस चैप्टर में नालायकों। नई चीज शुरू करनी थी, लेकिन तुम्हारा प्यार ऐसा बन गया है ना मेरे लिए कि मेरा दिल कहा नहीं, कोर्स अपने हाथ में है, अब हो जाएगा आराम से। मेरे बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए।
अब यहां भी अंगूठा छापो और यहां एक वोट टाइप आएगा, यहां भी अंगूठा छापो। बताओ नालायक, अंगूठे पे अंगूठा लग जाना चाहिए कि सर अब इस चैप्टर में रौला हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो इसी बात पे हाई फाइव दो। नाक पे नहीं लगना चाहिए, फटाफट से अब अंगूठा लग जाने चाहिए बहुत सारे। यस सर, अब फाड़ देंगे, फाड़ देंगे पेपर, फाड़ देंगे मतलब नालायक हो। चलो बेटू जी, तो यहां देख लेते हैं 91%, 91 यानी लगभग लगभग 92% बच्चे रौला कर देंगे। और 8% बच्चे कह रहे हैं अभी भी दिक्कत है। मैं 8% बच्चों से कहना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चन बेटा जी मैंने करवाए हैं आप उसको करिए, हो जाएगा अच्छे से। ठीक है शैलेश जी, पार्ट बी में कमेंट वही करना था जो मैंने बताया था कि कंपनी ने डेप्ट नहीं लिया, डेप्ट की वजह से इंटरेस्ट पेड नहीं करा, इसकी वजह से टैक्स का बर्डन बढ़ गया, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज हो। पीयूष बेटा, अदर एक्सपेंसेस को ऐड कहां करा है भाई? वो अदर इनकम है, अदर इनकम है, टोटल इनकम निकालेंगे ना। कोई बात नहीं, बहुत से बच्चों का पोल नहीं आया, बट अब आपका होमवर्क ये है कि जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं दिसंबर 2024 के, जून का जो भी क्वेश्चन है सब आप करके अब अपने भाई को सेंड करोगे। अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना मेरे बेटों को, मेरे बेटूस को अब तक दिक्कत नहीं आएगी, अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना करना लायक, अब तो हो जाएगा ना। चलो भैया, अब हम समझते हैं आपका नया चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनली अब चालू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। होमवर्क याद से मेरे पास आ जाए वरना सुगर भर दिया जाएगा। दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, दोनों क्वेश्चन मुझे करके मेरे पास चाहिए, चाहे कहीं भी सेंड करो आप। ठीक है चलो, तो अब समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कैश का फ्लो। हमारे पास पैसा आ रहा है और हमारे पास से पैसा जा रहा है। जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो उसको हम बोलेंगे कैश का इनफ्लो, और जब भी हमारे पास से पैसा जाएगा तो उसको बोलेंगे हम कैश का आउटफ्लो। तो कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। बट सवाल ये आता है हमारे पास, सवाल ये आता है कि सर क्यों बना रहे हैं कैश फ्लो? आपको नीड क्यों पड़ती है कैश फ्लो बनाने की? क्या जरूरत पड़ रही है आपको कैश फ्लो बनाने की? देखिए बेटा जी, आपकी जो बैलेंस शीट होती है ना, आपकी जो बैलेंस शीट होती है ना, उस बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स होती है ना, उन करंट एसेट्स में एक हेडिंग होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि ऐसी चीज जो या तो कैश है या कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है। अब सपोज आपको 2 साल का कैश का बैलेंस दे रखा है, 2016 का दे रखा है और 2017 का दे रखा है। मान लो 2 साल का आपको दे रखा है, 2016 का दे रखा है और 2017 का दे रखा है। ठीक, अब 16 से 17 में जो कैश का बैलेंस था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस था, वो इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया। 16 में 40,000 था, 17 में 70,000 हो गया, 30,000 से बढ़ गया। 16 में कुछ था, 17 में कुछ था। तो इसका रीजन क्या है? किस वजह से ये इंक्रीज हुआ है या किस वजह से ये डिक्रीज हुआ है? इस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस रीजन को पता करने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है,
इसीलिए हम करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये इंक्रीज हुआ है, किस वजह से इंक्रीज हुआ है, किस वजह से डिक्रीज हुआ है, इसको पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। उसके बाद हमारी जो कहानी है, जो मेथड है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के, वो दो होते हैं बेटा जी। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। अभी हम ज्यादा ध्यान देंगे इनडायरेक्ट मेथड पर, क्योंकि वो ही पहले आपका पार्ट है। ठीक है, तो भाई इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों को बस अलग बनाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि डायरेक्ट मेथड के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ अलग तरीके से बनाई जा रही होगी और इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ अलग तरीके से बनाई जा रही होगी। ठीक, तो तीन एक्टिविटी होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन एक्टिविटी होती है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, हमारा बिजनेस जो मेन काम करता है, उस मेन काम से हमारा क्या एक्टिविटी की वजह से कितना पैसा का फ्लो या इनफ्लो या आउटफ्लो जनरेट हुआ, उसके लिए हम बताते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना, एसेट्स को खरीदना या बेचना। और फाइनेंसिंग का मतलब कंपनी में जो पैसा आ रहा है वो कहां कहां से आ रहा है, किस किस से उधार लिया है, ये सारी चीजें। तो वन बाय वन हम समझेंगे कि कैसे स्टार्ट होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैसे स्टार्ट होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैसे स्टार्ट होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। अब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनेगा, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बैलेंस शीट में शुरुआत में इक्विटी दे रखा होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आता है आपका शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आपके सभी तरह के रिजर्व और सभी तरह के सरप्लस आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट दिया होगा, तो बताइए आप कौन सी हेडिंग होती है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट दिया, कौन सी हेडिंग ऐसी होती है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट आपको गिवन होगा? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस, किस में दिया होगा बेटा? वेरी गुड गरिमा, संजय, पंखुड़ी, कुश, राज, भूमि, अर्शी, साहिल, साक्षी, वेरी वेरी गुड। कहां दिया होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो सबसे पहले हमें रिजर्व एंड सरप्लस में से प्रॉफिट को देखना है। 2 साल का अगर हमें डायरेक्ट हेडिंग दे रखी है रिजर्व एंड सरप्लस, तो आपको देखना है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो वो हमारा प्रॉफिट है, डिक्रीज हुआ है तो वो हमारा लॉस है। अगर आपको
रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर दे रखा है, नोट 1 दे रखा है या नोट 2 दे रखा है, जो भी दे रखा है, तो आप नीचे नोट में जाओगे और देखोगे कौन कौन से रिजर्व या सरप्लस दे रखे हैं, उस डिफरेंस को लेके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब सर ये क्या होता है? मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में आपको 2 साल का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 2016 का और एक दिया हुआ है 2017 का। सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता क्या है? भाई मुझे नेक्स्ट ईयर टैक्स को पेड करना है। यस सर, अगली साल मुझे टैक्स को पेड करना है। अब उतना पैसा मेरे पास अगली साल अचानक से कहां से आएगा? तो मैंने पहले से ही अपनी तरफ से कुछ प्रोविजन बना लिया टैक्स के लिए कि ताकि मैं अगली साल पैसे की जरूरत पड़े तो इस प्रोविजन में से निकाल दूं। तो ये जो प्रोविजन वो टैक्स है वो एक्चुअल में बना कहां से रहा हूं मैं? प्रॉफिट में से। यानी कि प्रॉफिट में से ही तो मैंने टैक्स में हिस्सा डाला होगा। यस सर, तो जो 2016 का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो मैं पेड कब करूंगा? 2017 में। और जो 2017 का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो मैं कब पे करूंगा? 2018 में। यानी कि जो करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो इस साल पेड तो नहीं करना ना? नहीं सर, लेकिन आपने प्रॉफिट में से पहले से ही उसको अलग कर दिया है। तो अब जब आप एक्चुअल प्रॉफिट को काउंट करोगे तो वापस से प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का क्या कर दोगे? प्लस कर दो। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। राइट? यस। ऐसे ही सेम होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ऐसे ही सेम होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। भाई अभी प्रपोज्ड है, मीटिंग होगी उसके बाद डिसाइड होगा, फिर जाके आप ये डिविडेंड बांटेंगे। तो प्रपोज डिविडेंड भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो प्रपोज डिविडेंड जो करेंट ईयर का होगा उसको आप यहां क्या कर देंगे? प्लस कर। प्रपोज डिविडेंड जो करेंट ईयर का होगा उसको आप यहां पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। उसके बाद अगर आपको कोई रिजर्व दे रखा है, लाइक जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब वो जो रिजर्व का अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो अमाउंट भी कहां से डाला होगा? अपने प्रॉफिट में से। तो अगर रिजर्व इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी आप क्या कर दोगे? ऐड कर। कोई इंटरिम डिविडेंड है जो सिर्फ लिखा हुआ इंटरिम डिविडेंड पेड। सर क्या होता है इंटरिम डिविडेंड? जहां पे साल के बीच में डिविडेंड पेड करते हैं तो उसको भी यहां पर क्या कर देंगे? ऐड कर। ठीक, अब मुझे बताओ एक बार पूरा अच्छे से देखकर, सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या होगा बेटू? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां छुपा है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो वहां आपने डिफरेंस देखा और डिफरेंस से पता किया कि फायदा होगा या नुकसान होगा। उसके बाद आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर का क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ऐड कर लिया। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड भी करेंट ईयर का क्या कर लिया? ऐड कर लिया। उसके बाद जनरल रिजर्व और इंटरिम डिविडेंड। यहां तक सब क्लियर है? थम्स अप कर दो फटाफट से, लिख दो यहां तक सब ओके है। कौन कौन सी चीजों को कहां कहां से लिया है बेटू? आज बेटा यहां तक क्लियर है अच्छे से? ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां तक क्लियर है बेटू? अच्छे से यहां तक क्लियर है बेटू? गॉट इट? अब हम क्या करेंगे बेटा? अब आपको करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। याद है या आपने शायद किया हो या नहीं किया हो? ठीक है, हाँ जी। तो मैं आपको बताऊंगा आपको। साहिल बेटा, प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है जो अभी प्रपोज्ड है, अभी दिया नहीं है, तो उसमें भी आपको करेंट ईयर का ऐड करना है। ठीक है। अब सर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम क्या होता है? आपको अगर याद हो या नहीं याद हो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे थे तो सारे खर्चों को माइनस कर रहे थे और सारे फायदों को प्लस कर रहे थे। दोबारा समझो, जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे थे तो सारे खर्चों को क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे और सारी इनकम को हम प्लस कर रहे थे। अब यहां पर उल्टा होगा, सारे एक्सपेंसेस सारे नुकसान को आप ऐड करोगे और सारी इनकम सारे फायदे को लेस करोगे। जैसे सर सबसे पहला डेप्रीशिएशन करेंट ईयर की, याद रखना, डेप्रीशिएशन करेंट ईयर। अगर आपको करेंट ईयर का डेप्रीशिएशन दे रखा है, उसको आप यहां पर क्या करेंगे बेटू? ऐड करेंगे। इसके साथ साथ आपने किसी एसेट्स को बेचा और बेचकर हुआ है आपको लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। या फिर आपने कोई भी चीज को पेड करा है, इंटरेस्ट पेड करा है, रेंट पेड करा है, तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। क्योंकि जब हम प्रॉफिट को एक्चुअल निकाल रहे थे तो इसको हमने क्या किया होगा? लेस किया होगा। इसलिए यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो उसको भी यहां पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसको बेटो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है। लेस क्या करेंगे? जस्ट उल्टा, जो भी फायदा है। लेस क्या करेंगे बेटू? जस्ट उल्टा, जो जो आपको फायदा दे रखा है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, किसी भी तरह की कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है तो उसे हम लेस करेंगे। यहां तक क्लियर है बेटू सबको? यहां तक क्लियर है सबको? भाई जो एसेट्स पर लगता है डेप उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में कमी आती है उसे एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। और गब्बर आर्मी, यहां तक क्लियर बाबू? अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या आता है बेटा? इतना करने के बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ बेटा जी, संजय जी, एप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है। एप्रिसिएशन का मतलब आपने परचेस किया होगा। मुझे सभी अपने प्यारे प्यारे बच्चों के अंगूठे चाहिए। कितने मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन मौजूद हैं? अभी लगा दो अंगूठा बेटू। यहां तक सबको क्लियर है? क्या हम 100 अंगूठे पार कर सकते हैं? 100 अंगूठे पार ही नहीं कर पाते हम। 70 पर पहुंच जाते हैं, 80 पर पहुंच जाते हैं, बस वहीं रुक जाते हैं। अब सर यहां क्या होगा? यहां पर आपको देखना है
आपकी करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटी को। अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो आप उसको ऐड करोगे जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। और अगर इसके जस्ट उल्टा है, अगर मेरी करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो मैं उसको क्या करूंगा, लेस करूंगा। ध्यान रखिएगा बेटू, करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, ऐड करूंगा। इसका जस्ट उल्टा, करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, मैं इसको लेस करूंगा। चलिए 60 मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अभी मौजूद है मेरे साथ, और 2 मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो, ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके भाई का सपोर्ट सभी को है। सर ये 12th का है सेम? हाँ बेटा राज, 12th का सेम है और 12th से थोड़ा सा लेवल और इजी है। ठीक है, चलो बाबू, इतना पूरा करने के बाद आपको अगर प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का दे रखा था तो उसको आप माइनस करोगे, उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। और उस टैक्स को माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर आपका आंसर, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब एक बार दोबारा से फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस और वहां से प्रॉफिट या लॉस को लेके आएंगे। फिर हम क्या क्या ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड और कुछ भी जनरल रिजर्व में अगर हमने ट्रांसफर किया है तो। इतना करने के बाद हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम जो भी नुकसान है उसको ऐड कर देंगे। हाँ जी, जो भी नुकसान है उसको ऐड कर देंगे, फायदे को लेस कर देंगे। ये कुछ एग्जांपल दिए, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल, बैड डेब्ट्स वगैरह, उस सबको ऐड कर देंगे और फायदे को आप लेस कर दोगे। इतना करने के बाद आपका निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आपकी जो करेंट लायबिलिटी है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो आप ऐड कर दोगे, डिक्रीज हो रही है तो आप ऐड कर दोगे। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप क्या कर दोगे बेटू, लेस कर दोगे। इतना करने के बाद जो करंट ईयर यानी कि इस साल का, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स दे रखा था वो इस साल पेड किया होगा, उसको माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। यहां तक क्लियर है सभी को अच्छे से? अगर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर माइनस में आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और माइनस में आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां तक क्लियर बेटूस? अगली एक्टिविटी, इसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका नाम है बेटू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सर ये क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आपने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया है, और बेसिकली यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है एसेट्स में। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है एसेट्स में। ठीक है, एसेट्स में। सपोज आपको कोई एसेट्स दे रखी है क्वेश्चन में
और वो पिछली साल के मुकाबले इस साल इंक्रीज हो गई, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ परचेज किया होगा या सेल किया होगा? सर, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका रीजन है कि आपने क्या किया होगा? परचेस किया होगा। और अगर परचेस किया है तो आपके पास से पैसा गया होगा, कैश गया होगा, यानी कि आप उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। सेम ऐसे ही अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, और कम होगी तो क्यों कम होगी? क्योंकि आपने उसे सेल किया होगा, आपने उसे क्या किया होगा? बेचा होगा, इसी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। यस सर, लेकिन ऐसा तो जब करेंगे जब आपको एडजस्टमेंट्स में उस एसेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा। जब आपको क्वेश्चन में एसिड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। हाँ जी, हाँ पीयूष जी, होगा बेटा। जब आपको एसिड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखी होगी नीचे, उस केस में आप एसिड्स अकाउंट को भी बनाओगे। ठीक है, कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, वो हम अभी देखते हैं। अगर आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपको ब्याज भी मिल रही हो, तो किसी भी तरह का रिसीव्ड आप इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आपको कोई इनकम रिसीव्ड हुआ, आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ, तो वो यहां पर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, यस सर। तो भाई कैसे बनेगा एसेट्स अकाउंट? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस। जो भी हमारी एसेट्स का बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस आप जिसे कहते हैं, वो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। यानी कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस मैं डालूंगा एसेट्स की डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी, और करंट ईयर का बैलेंस मैं डालूंगा बाई बैलेंस शीट। ठीक, उसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है एडजस्टमेंट में, मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगा। कैसे करूंगा? अगर मैंने एसेट्स पर डेप लगाया, मेरी एसेट्स पर डेप्रीशिएशन लगा, एंट्री क्या पास होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स का आ रहा है जनरल एंट्री में क्रेडिट में, तो उसके अकाउंट में भी कहां होगा? क्रेडिट में, यानी कि बाई डेप्रीशिएशन। अगर मैंने अपनी एसेट्स को बेचा है, सेल किया है, एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इस एंट्री में एसेट्स कहां आ रहा है? क्रेडिट में, तो आप भी कहां डालोगे सेल को? क्रेडिट में। अगर मैंने एसेट्स जो बेची हैं उस पर फायदा हुआ, फायदा कहां आएगा? डेबिट में, और घाटा हुआ तो घाटा कहां आएगा? क्रेडिट में। तो इन सारी चीजों को डालने के बाद आप ये देखते हो कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है या डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो डेबिट में डालेंगे टू बैलेंसिंग फिगर, और ये परचेज का अमाउंट आ गया। और अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट में डालेंगे बाय बैलेंसिंग फिगर, और ब्रैकेट में सेल का अमाउंट आ गया। परचेज का आया है तो यहां पर लेस होगा इन्वेस्टिंग में, और सेल का आया है तो प्लस होगा इन्वेस्टिंग। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने शुरुआत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के भी क्वेश्चन करे, और अभी ये थोड़ा सा बेस बन रहा है, तो मैं चाहता हूं अभी इसको आगे और ना समझाऊं, क्योंकि क्वेश्चन भी होगा सामने, माइंड थोड़ा फ्रेश भी होगा, तब ये चीजें आपको और अच्छे से आएगी। तो अभी के लिए, आज के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के आज की क्लास में, उसको करना है। प्लस सिर्फ आप अपनी कॉपी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग्स में क्या क्या आता है,
इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही? भाई कैश फ्लो को छोड़कर मैंने आपकी सुनी और मैं हमेशा आपकी सुनूंगा, क्योंकि मुझे आपके मार्क्स चाहिए अच्छे से। रौला चाहिए एग्जाम में, और रौला जब ही होगा जब आप दिल से ठानोगे कि हाँ। और रौला नहीं होगा तो घर पर भी रौला कैसे होगा भाई? बैंड बाजे कैसे बजेंगे? शादी वाले नहीं, खुशी वाले। हर बाजे शादी वाले नहीं होते भाई। तुम शादी वाले समझ रहे हो नालायक को। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे प्यारे बेटूस। होमवर्क करके तुरंत सेंड कर देना। अगली क्लास में मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको समझाऊं और उससे और चीजें आपको। निशान बेटा टेंशन मत लो, यो समझो कि कैश फ्लो में आपने सिर्फ आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी, ठीक है? मैं क्वेश्चन लाऊंगा और उस क्वेश्चन से आपको कराओ, ठीक है बेटू? तो आज के लिए इतना ही। मिलता है आपका भाई आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रौला ऑन द टॉप। अब होगा ना रौला ऑन द टॉप।